नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग, बताएं कैसे चल रही है तैयारी? बढ़िया से चल रही है तैयारी? क्योंकि परीक्षा अब दिन प्रतिदिन नजदीक आ रही है, लेकिन घबराने की बात नहीं बच्चों, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है। सारी तैयारी हम एकदम एक क्रमबद्ध से करा देंगे, घबराने की कोई बात नहीं। तो आज क्लास 10 की केमिस्ट्री यानी साइंस का जो केमिस्ट्री पार्ट होता है उसका दूसरा चैप्टर लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी अम्ल, क्षार और लवण। और उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे अम्ल को यानी एसिड को। तो चलिए बच्चे, जोरदार शुरुआत करते हैं और देखते हैं अम्ल। तो सबसे पहले हम अम्ल की अवधारणा को समझते हैं प्यारे बच्चों कि अम्ल है क्या। ऐसे हम देखें, एक जनरली रूप में देखें तो अम्ल जो होता है वो पदार्थ होता है जिसका स्वाद जो है खट्टा होता है। जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और जो क्या कर देता है, जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है प्यारे बच्चों। जो नीले लिटमस पेपर को, एक पेपर होता है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और उसका स्वाद जो है खट्टा होता है, जैसे इमली, नींबू, संतरा, ये सब क्या है? अम्ल ही तो है, एसिड ही तो है। लेकिन ये तो जनरली डिफिनेशन है अम्ल की। हम जो है कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार भी देखें, जैसे एक वैज्ञानिक है आर्हेनियस, वो अपने अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या थी। फिलहाल थोड़ा अम्ल की अवधारणा को हम समझ लेते हैं, उसके बाद से उनका भी परिभाषा को हम लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, लिखिए। अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टा और नीले लिटमस पेपर को दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा। अम्ल वे पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। जैसे प्यारे बच्चों यहां देख लेंगे, जैसे में हम लिख सकते हैं, यहां पे जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे में, जैसे आम, जैसे हम लिख लेंगे आम, आम, इमली, नींबू, संतरा, आम। तो इस तरह से अम्ल के बारे में, अम्ल के परिभाषा के रूप में हम इतना जान गए कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टा और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जैसे आम, इमली, नींबू, संतरा। तो ये सब चीजें जनरली आपको जानना है और आपको पता भी चल गया। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं। अब हम कुछ, एक वैज्ञानिक है आर्हेनियस, तो यहां देखेंगे आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार
आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कि आर्हेनियस क्या करते हैं। अब देखिए, जैसे ये तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल क्या होता है। आर्हेनियस महोदय बोले कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं देते हैं, मतलब धनायन नहीं देते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन मुक्त आयन देते हैं, वही अम्ल होते हैं। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल यहां समझते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए HCl है, तो ये जब टूटेगा तो ये हो जाता है H+ और Cl-, यानी अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अम्ल हो गया। इसके अतिरिक्त और भी है, जैसे मान लीजिए H2SO4 है, H2SO4 है, ये भी क्या करता है, ये जो है H+ देता है और उसके बाद से SO4 देता है। तो ये सब क्या है, अम्ल है जो जलीय विलयन में H आयन देता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं आर्हेनियस के अनुसार। अगर एग्जाम में आएगा तो यही आएगा, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा लिखिए या अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों लिख लेते हैं। वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ, या लिख लेते हैं वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ, वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन देते हैं, जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन, मुक्त हाइड्रोजन आयन, मुक्त हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं, आयन कहलाते हैं, नहीं अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये अम्ल का डिफिनेशन हो गया आर्हेनियस के अनुसार। और एग्जाम्पल हमने यहाँ बता ही दिया, एग्जाम्पल हम यहाँ बखूबी यहाँ पहले ही बता चुके हैं। और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, HCl है, H2SO4 है, HNO3 को भी ले सकते हैं, HNO3, H+ और NO, ये हो जाएगा आपका ये अम्ल का डिफिनेशन, अम्ल का परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार। ठीक ना, ये सब, ये क्लोराइड है, ये सल्फेट आयन है, ये नाइट्रेट आयन है, ये क्लोरीन आयन है, ये सब है। तो चलिए ये सब लिख लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग ये, हाँ एक और बात, इसमें कुछ अम्ल है, कुछ अम्ल है उसका हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन ऐसे होते हैं जो अम्ल होते हैं। तो अम्ल का कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ लिखवाते हैं। ये सब अम्ल होते हैं, देख रहे हैं ना, ये सब अम्ल है, ये है, ये इसको सब अम्ल बोलते हैं, इसको, ये अम्ल है, ये अम्ल है, ये सब अम्ल है। और बहुत सारे अम्ल हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ अम्लों के नाम, कुछ अम्लों के नाम लिख देते हैं कि अम्ल का नाम, अम्ल के नाम, अम्ल के नाम यहाँ लिख देते हैं, अम्ल के नाम, कुछ अम्ल जो है उसका नाम। जैसे ऊपर पहले जाने गए हैं, ये कुछ अम्ल होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, COOH, फार्मिक अम्ल ऐसे लिख देते हैं, HCOOH फार्मिक अम्ल, CH3
COH आदि। ये कुछ अम्ल का हमने एग्जाम्पल बता दिया। चलिए लिख लेते हैं, तब हम लोग क्षार के बारे में पढ़ते हैं। चलिए रन करते हैं इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं क्षार के बारे में। बेस, क्षार के बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं बेस। चलिए प्यारे बच्चों, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्षार क्या है। जैसे अब हमने बताया उस तरह से क्षार के बारे में देख लेते हैं। तो क्षार जो है, क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वा होते हैं। क्या होते हैं? कड़वा। इसके पहले हमने अम्ल बताया था, तो अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है, लेकिन क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ठीक ना। तो इस तरह से इसके बारे में देख सकते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, वो अम्ल होता है, ठीक ना। और ये क्या करता है? ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये लाल लिटमस क्या करता है? नीला कर देता है। जैसे अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता था, तो ये जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देता है और इसका स्वाद जो है कड़वा होता है, ठीक ना। तो चलिए पहले इसके उदाहरण को समझ लेते हैं, फिर डिफिनेशन को देखते हैं। तो लिखिए यहां, क्षार वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। जो लाल लिटमस को, जो लाल लिटमस को, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा जिसका स्वाद कड़वा होता है, तथा जिसका स्वाद कड़वा होता है, जिसका स्वाद जो है कड़वा होता है। तो ये क्या होता है? क्षार होता है। अब तो ये हो गया एक परिभाषा क्षार का। अब आर्हेनियस महोदय के अनुसार भी हम परिभाषा को देखेंगे कि उन्होंने क्या बोले थे, वो क्या बोले थे। तो यहां लिख लेते हैं आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार हम देख लेते हैं कि क्या परिभाषा होता है। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस बोले थे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं या वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी OH देते हैं, और इसके अतिरिक्त कोई भी निर्णायक नहीं देते। तो वो क्या कहलाते हैं? वे क्षार कहलाते हैं। तो लिखिए, वे यौगिक जो जलीय विलयन में, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन ब्रैकेट में लिख देंगे OH आयन देते हैं
तथा इसके अतिरिक्त कोई आयन नहीं देते, तथा देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई ऋणायन नहीं देते हैं, कोई ऋणायन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। फिर से इसको दोहरा लेते हैं, समझ लेते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में, यहाँ छूट गया मेरे बच्चों में, इसको एडजस्ट कर लेंगे आप लोग ऐसे। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई ऋणायन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, जैसे यह है आपका NaOH। अब इसमें देखिए ये NaOH है, क्या है ये, क्या है बच्चों, ये NaOH है। ये उत्क्रमणिक का चिन्ह बना लीजिए, ये NaOH है, ये उत्क्रमणिक का चिन्ह है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभिक्रिया जो है दोनों तरफ से हो जाएगी, उल्टा और सीधा दोनों तरफ से हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा सोडियम आयन और प्लस OH, और ले लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। अब ये हो जाएगा कैल्शियम प्लस प्लस, और ये हो जाएगा OH माइनस, ये हो जाएगा। और ले सकते हैं प्यारे बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारे ऐसे हैं जो हो जाए, जैसे KOH देख लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो ये हो जाएगा आपका K प्लस और OH माइनस। तो बच्चों ये सब क्षार हैं, कुछ क्षारों के नाम हम यहाँ लिखवाते हैं जो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं क्षार के नाम, तो क्षार के नाम में कुछ यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, जैसे NaOH, ठीक ना, कामा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कामा KOH कामा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कामा, है ना। ये कुछ अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, और मिला दीजिए। इस तरह से हमारा ये क्षार का डिफिनेशन, क्षार क्या होता है, हमने कंप्लीट किया, और अम्ल भी कंप्लीट हुआ। दो टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हुआ जो हम लोग समझ में, हमको आशा है कि समझ में आ गया होगा, अम्ल और क्षार। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट या इसको लिख लीजिए। चलिए बिठाते हैं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कुछ सूचक होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान करने में सहायता करते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, लिखना जरूरी नहीं है, लिखवा थोड़ा सा देंगे, लेकिन जानना जरूरी है कि कौन ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं यानी अम्ल क्षार सूचक होते हैं जो क्या होता है, जो पहचान देते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अम्ल क्षार सूचक, यहाँ हेडिंग लगाते हैं अम्ल क्षार सूचक। अम्ल
क्षार सूचक, यानी ये इंडिकेट करता है अम्ल और क्षार। ये अम्ल और क्षार को इंडिकेट करता है प्यारे बच्चों कि क्या कौन अम्ल है और कौन क्षार है। उसमें से पहला है लिटमस, ध्यान देंगे, पहला उसमें से लिटमस है। चलिए, पहला जो है लिटमस है, लिटमस, पहला लिटमस है। प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया कि लिटमस पेपर जो है क्या करता है, वो नीले लिटमस पेपर जो है, नीले रंग के जो लिटमस पेपर होता है वो लाल कर देता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो विलयन क्या है, अम्लीय है। बात समझ में आ गई। यानी लिटमस पेपर जो है वो होता है बैगनी रंग का। ध्यान देंगे, लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो बैगनी होता है, ये बैगनी रंग के होते हैं। लिटमस पेपर, लिटमस जो है बैगनी रंग के होते हैं, बैगनी रंग के, बैगनी रंग के होते हैं। ये तो बात आप लोग समझ रहे हैं। जो लिटमस पेपर होता है वो बैगनी रंग का होता है। लेकिन जैसे लिटमस पेपर को हम अम्लीय पेपर में डालते हैं, वो क्या हो जाता है, वो नीले से लाल हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि लिटमस विलयन प्लस अम्ल, या हम कह सकते हैं कि लिटमस विलयन और प्लस अम्ल। तो ये बैगनी होते हैं, लेकिन बैगनी के होने के बाद भी अगर वो अम्ल जो है विलयन है, अम्ल जो है क्या है, वो विलयन जो है अम्ल है अगर, तो क्या हो जाता है, वो तुरंत लाल हो जाता है, तुरंत लाल हो जाता है। प्यारे बच्चों, बस यही समझना है आप लोगों को, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लेना है तो ये हो जाएगा। अगर विलयन यदि लिटमस विलयन में क्षार है, यदि यही चीज हम लिखते हैं कि लिटमस, लिटमस विलयन, लिटमस विलयन प्लस क्षार है, क्षार है, तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नील, वो हो जाएगा हाँ नीला रंग हो जाता है, नीला, ये हो जाता है नीला। प्यारे बच्चों, ये नीला हो जाता है क्योंकि उसका बैगनी रंग तो होता ही है, वो बैगनी रंग के आकार का होता ही है। प्यारे बच्चों, ये हो जाता है नीला, ये हो जाता है नीला, ठीक ना। तो ये नीला हो जाता है प्यारे बच्चों। इस तरह से लिटमस पेपर के बारे में हम लोग जाने। अब देखिए, हल्दी भी थोड़ा सा आप लोग समझ रहे हैं हल्दी के बारे में। हल्दी सबके घर में होगा, जो आप लोग खाते हैं, दाल में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, और सब क्या क्या में डालते हैं, उस हम हल्दी की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। वही है टर्मरिक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मरिक। हाँ, एक टर्मरिक क्रीम भी आता है, जो क्या होता है, जो काले लोग गोरे हो जाते हैं, ठीक ना। हाँ, तो क्या होता है, टर्मरिक, यानी हल्दी की बात हो रही है। अब बताइए, आप लोग हल्दी का यूज किए हैं कभी? बोलिए बोलिए। हाँ, जरूर किए होंगे हल्दी का यूज, खाते भी हम लोग। और चोट लगने पर हल्दी में हम क्या मिला देते हैं, चूना डाल देते हैं, और जैसे ही चूना डालते हैं वो लाल हो जाता है। बोलिए, है कि नहीं। रसोई घर में मसाला में हम प्रयोग करते हैं, यानी हल्दी का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। हल्दी पीले रंग की होती है, लेकिन क्षारीय विलयन में क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। हल्दी पीले रंग की होती है और क्या हो जाती है, वो लाल हो जाती है। तो इस तरह से वो भी क्या है, सूचक है, एक तरह के सूचक है, ठीक ना। तो बस इतना बहुत जानने की जरूरत नहीं है, इतना आप जानिए। कुछ मिथाइल ऑरेंज भी होता है जो सूचक होता है, तो ये सब बहुत जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, समझ लीजिए उसको बस मौखिक रूप से, ठीक ना। चलिए, अब मेन चीजें क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। आप लोगों को हम परीक्षा के पहले तक के सारे चैप्टर साइंस का दोहरा देंगे, और इसमें आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर इस तरह से हमारे वीडियो को रोज देखेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो आप लोगों को साइंस में बहुत अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। क्योंकि ये पूरा समझिए कि एक तरह से रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। परीक्षा के पहले तक एकदम सारा चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे, दोहरा भी देंगे, और उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बता देंगे, ठीक। ओके, तो हम आगे देखते हैं। अब अगला जो है क्या है टॉपिक। हाँ, अगला हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, ये पढ़ना है कि अम्ल जो होता है वो धातुओं से क्रिया करता है तो क्या बनता है,
यानी कुल मिला के हम देखें तो कह सकते हैं कि अम्ल का रासायनिक गुण। हम यहाँ हेडिंग लगा सकते हैं अम्ल का रासायनिक गुण। चलिए क्या लिखिए, अम्ल का रासायनिक गुण। पहले अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्षार का रासायनिक गुण पढ़ेंगे। और इस तरह से मतलब क्रमबद्ध हम लोग पढ़ेंगे, क्रमबद्ध पढ़ेंगे तो हमको बहुत बढ़िया से हम लोग तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अम्ल के रासायनिक गुण में पहला हम लिखते हैं, पहला लिखते हैं धातु से क्रिया। पहला क्या लिखेंगे, धातु से क्रिया। ये रेड वाला आप लोग को सही दिख रहा है कि नहीं, ये बताइए। अगर नहीं दिख रहा होगा तो बोलिएगा, रेड वाला दिख रहा है सही ना? हाँ, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके मुझे बता देंगे, तो मैं उसमें सुधार कर दूंगा, ठीक ना? चलिए, तो ये धातु से क्रिया। अब हम धातु से क्रिया किसको किसके साथ कराएंगे? अम्ल का। प्यारे बच्चों, तो चलिए कोई हम अम्ल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई धातु ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ ले लिया एक धातु है Hg धातु, इसको क्या बोलते हैं? Hg को क्या बोलते हैं? हाँ बोलिए बोलिए, पारा बोलते हैं। पारा, अरे पारा नहीं, पारा, ये मरकरी है। आप लोग समझ रहे हैं कि सर नहीं पारा बोल दिया क्या? नहीं, पारा नहीं, ये पारा है जिसको मरकरी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये पारा है यानी मरकरी, ये मरकरी है। और इस मरकरी का क्रिया, ये धातु है और हम अम्ल का ही गुण पढ़ रहे हैं, इसलिए अम्ल से कराएंगे। तो यहाँ H2SO4 से कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखेंगे कि जब भी अम्ल धातु से किसी भी धातु से क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है हाइड्रोजन गैस तो जरूर निकालता है और साथ में लवण बना देता है, उसका लवण, ठीक ना? तो चलिए लवण को बना लेते हैं। HgSO4 और यहाँ H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। बोलिए, तो ये हो गया Hg मैग्नीशियम। चाहे काम कीजिए, पारा ये हो जाएगा, थोड़ा सा ये मैग्नीशियम एक धातु ले लीजिए, यहाँ अच्छा रहेगा। हाँ, इसको बढ़िया से ले लीजिए, Mg ले लीजिए, Mg मैग्नीशियम रहेगा तो आप लोग समझ रहे हैं, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर क्या बना दिए Mg। अब इसका नाम हो जाएगा मर्करी में रहकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है बच्चों? ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल, एसिड या अम्ल। अब ये बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो प्यारे बच्चों, ये याद रखेंगे कि अम्ल जब भी किसी धातु से क्रिया कराएगा तो वो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस अनिवार्य रूप से निकालेगा। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक धातु जिंक। ये क्या है? जिंक है प्यारे बच्चों, जिंक है। और इसका क्रिया हम HCl से कराते हैं, क्योंकि HCl हम जानते हैं कि क्या है, ये एक अम्ल है। तो इस ये बन जाएगा ZnCl2 और ये हो जाएगा H2, मतलब हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ क्लोरीन 2 है, इसलिए हम 2 से गुणा करके, जब 2 से गुणा करके तो हाँ हाइड्रोजन भी बराबर है और ये बराबर। इस तरह से ये जिंक क्लोराइड बन गया। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये जिंक क्लोराइड है, ये जिंक क्लोराइड है, ये जिंक क्लोराइड है। तो हमने 2 एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लीजिए और दूसरा कोई धातु होगा तो हम लोग सब क्रिया करके सेम वही जगह फिर एक दो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लोहा ले लिया, चलिए लोहा ले लिया हमने, Fe ले लिया और इसका क्रिया हम H2SO4 से करा दी। चलिए ये एक अम्ल है H2SO4 से, तो ये हो जाएगा FeSO4
और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकल गया और ये हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम देख लिए कि अम्ल जो है किसी भी धातु से क्रिया करके उसी का लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस अनिवार्य रूप से निकलता है। तो ये चीजें याद रखेंगे बच्चों, तो अभिक्रिया कराने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अम्ल का रासायनिक गुण में पहला पढ़ा जो है धातु से क्रिया, ये पहला हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं कि अम्ल जो है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बताता है। चलिए लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम अगला बताते हैं। हो गया। दूसरे गुण के बारे में देखेंगे प्यारे बच्चों। दूसरा जो है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। ये प्यारे बच्चों दोनों हम एक ही में दिखा देंगे, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करेंगे। देखिए अब हम कोई धातु कार्बोनेट लेते हैं। धातु कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझे। धातु कार्बोनेट का मतलब कि कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो और उसका क्या हो कार्बोनेट हो, यानी कोई भी धातु के साथ कार्बोनेट तो अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, इसका मतलब ये हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कोई धातु हो और हाइड्रोजन हो और कार्बोनेट हो। ओके समझ गए। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि धातु कार्बोनेट क्या है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है। तो चलिए एक रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें से एक रिएक्शन देख लेते हैं। यह है धातु कार्बोनेट, हम ले लेते हैं सोडियम ले लेते हैं Na2CO3, ये धातु कार्बोनेट है और इसकी अभिक्रिया HCl से कर देते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट है बच्चों, ये है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा इंग्लिश में लिख दिया। अच्छा ये बताइए इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर इंग्लिश में लिख रहा है नाम तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिए, तो हम हिंदी में लिखना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमको आदत पड़ गई है, जैसे इंटर का आपको बच्चे पढ़ाते हैं तो सारे नाम जो है इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो हमको आदत पड़ गई है, इसलिए हम सोडियम कार्बोनेट को लिख देते हैं, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग भी थोड़ा सा हल्का हल्का मैनेज कीजिए, प्रयास कीजिए कि कुछ शब्द जो इंग्लिश में लिखें। तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया और उसके बाद से HCl। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा NaCl बनेगा। ये Na और H मिलाकर क्या होगा NaCl और उसके बाद से क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ध्यान देना यहाँ पे H2O और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अरे वाह। तो यानी धातु कार्बोनेट से अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण तो निकलेगा ही, जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इसलिए अब हम यहाँ कुछ संतुलित कर देते हैं। यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ 2 से गुणा करते हैं, ये हो जाए। क्लोरीन 1 है, इधर 1 है, उधर 2 है तो यहाँ 2 से गुणा करते हैं। अब हाइड्रोजन इधर 2 हो गया, उधर ऑक्सीजन 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, कार्बन 1 हो गया। अब ये संतुलित है, समझ में आ रहा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। अगला देखते हैं, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट से देख लेते हैं कि क्या होता है। चलिए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3
और ले लेते हैं ये प्लस HCl। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्यारे बच्चों, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, उसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें और इसमें बहुत कोई अंतर नहीं है, बस सेम वही चीज बनाता है। जैसे यहाँ बना देगा NaCl और प्लस जल निकलेगा और प्लस CO। अब यहाँ संतुलित कर लीजिए, यहाँ जो है ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 3 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, इस तरह से हाइड्रोजन, इस तरह से हमारे हिसाब से ये क्या है, एकदम संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमको उम्मीद है ये रिएक्शन दोनों समझ में आया होगा। यानी हम दूसरा गुण पढ़ लिए किसका, अम्ल का, यानी अम्ल के रासायनिक गुण हम 2 पढ़ लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा गुण पढ़ते हैं, अब तीसरा गुण पढ़ लेते हैं। चलिए तीसरा गुण पढ़ते हैं हम लोग। आज इसके गुण को खत्म कर देना है अम्ल के, ताकि कल जो क्षार का बारी आएगा। तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं कि अगर अम्ल जो है धातु ऑक्साइडों से क्रिया करता है, यानी धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया, तो यानी लिखेंगे धातु ऑक्साइडों से क्रिया, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो धातु ऑक्साइड में हम लोग ले लेते हैं, मतलब उसमें धातु भी हो और ऑक्साइड भी हो, तो हम लिख लेते हैं, एक ले लेते हैं MnO। बताइए ये धातु ऑक्साइड है कि नहीं, यानी ये मैग्नीज है और वो ऑक्साइड है, यानी मैग्नीज ऑक्साइड है, और हम ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक, तो ये बन जाएगा MnCl2 और प्लस बताइए यहाँ ऑक्सीजन है इसलिए, और यहाँ हाइड्रोजन भी है इसलिए जल बनना जरूरी है, जल बनेगा ही बनेगा। और इस तरह से ये बन गया मैग्नीज क्लोराइड बन गया बच्चों। और ये हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, Cl भी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस तरह से ऑक्सीजन। इस तरह से क्या हो गया, हमारा ये रिएक्शन पूरा हो गया, संतुलित भी हो गया। तो ये हो गया प्यारे बच्चों धातु ऑक्साइडों से क्रिया। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड, देखिए ये जिंक है, जिंक धातु है और इसका ऑक्साइड है, समझ में आ रहा है कैसे धातु ऑक्साइड हो रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये सब धातु है और इसके साथ O जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऑक्साइड है। अब इसका क्रिया हम करा लेते हैं HCl से। चलिए HCl से तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ZnCl2 और ये हो जाएगा H2, सेम वही चीजें हो गया। ये इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो ये संतुलित। तो इस तरह से हमारा तीसरा गुण हो गया कि कोई भी अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, तो यही बनाता है, ठीक है ना, जल देता है और उसका क्लोराइड करता है, ठीक है ना, यानी लवण देता है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, लवण है, ये सब लवण है, ये सब लवण है, ये सब लवण है, इसका नाम है, ठीक है ना, ये है मैग्नीज क्लोराइड, ये है जिंक क्लोराइड, ये सब क्या है, लवण है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये देखिए। और एक चीज देखिए, चौथा हम जो है छाछ से क्रिया करके क्या करता है, चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं, और यही आज का लास्ट होगा गुण। हम जो है छाछ से क्रिया, यानी हम कोई भी ले लेते हैं छाछ से क्रिया। चलिए छाछ से क्रिया कराइए प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ लिखिए छाछ, छाछ में हम कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए
NaOH है और प्लस HCl है। तो अब देखिए कोई भी क्षार अम्ल से क्रिया कराता है तो लवण और क्या बनता है, जल बनता है, और इसी को उदासीनीकरण कहते हैं। जो बाद में हम बताएंगे कि उदासीनीकरण क्या होता है, फिलहाल इसका रिएक्शन जानिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा NaCl यानी लवण बना और प्लस यानी कोई भी अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और साथ में जल को निष्कासित करेगा। इसी को उदासीनीकरण की क्रिया बोलते हैं प्यारे बच्चों, और उदासीनीकरण की क्रिया हम अगले दिन बताएंगे। तो इस तरह से हमारा अम्ल का रासायनिक गुण कंप्लीट हो गया। तो आज बच्चों हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक बार फिर से रिविजन करते रहे मौखिक रूप से कि आप लोगों को याद हो जाएगा। बच्चों हम ऐसा पढ़ाते हैं कि अगर जो कोई बच्चा भी वीडियो देखेगा उसको वही याद हो जाना है, वीडियो देखते ही याद हो जाना है, ठीक ना। इसलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों, मिस मत कीजिएगा, देखिएगा, ताकि ये पूरा परीक्षा के समय तक पूरा एकदम समझिए कि कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा एक तरह से कहिए तो, समझ रहे ना। तो हमने आज क्या पढ़ाया, अम्ल क्षार अवलवण में सबसे पहले हमने अम्ल का अवधारणा बताया, उसके बाद से अम्ल क्या होता है ये बताया, उसके बाद से आर्हेनियस के अनुसार उसका डिफिनेशन बताया, फिर हमने क्षार का परिभाषा बताया, क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है जानते ही हैं, उसके बाद से उसका आर्हेनियस के अनुसार डिफिनेशन बताया। उसके बाद से जब हमने ये परिभाषा बता दिया तो कुछ अम्ल और कुछ क्षारों का नाम हमने बता दिया। उसके बाद से हम अम्ल के रासायनिक गुण बताए यहाँ पे, और रासायनिक गुण में हमने क्या क्या बताया, मैंने 4 रासायनिक गुण बता दिया, और इससे बाहर नहीं आएगा, अगर रिएक्शन आएगा तो नहीं आएगा प्यारे बच्चों। और कल जो है हम क्षार के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि क्षार का गुण क्या होता है, यानी क्षार किससे क्रिया करता है तो क्या बनाता है प्यारे बच्चों, हम क्षार के बारे में कल डिस्कस करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करते रहिए प्यारे बच्चों, शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। और ये हम उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझे होंगे। तो इस तरह से आज यहीं तक, कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जस्ट आगे वाले टॉपिक को पढ़ाएंगे। तब तक धन्यवाद, ओके, ऑल द बेस्ट।